नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्टी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आपके लिए स्टैटिक्स के यहाँ पे इम्पोर्टेंट MCQ लेके आ रहे हैं दोस्तों, तो उसी कड़ी में दोस्तों हम लोग आज पार्ट 5 इम्पोर्टेंट MCQ स्टैटिक्स के लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो इस पर ला चुके हैं दोस्तों। यदि आपने उससे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप दोस्तों उसे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे फिर पुनः 12 इंपॉर्टेंट MCQ स्टैटिक्स के लेके आए हैं दोस्तों। और सारे क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ पे लेके आते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे आपका सिलेबस वाइज दोस्तों चल रहे हैं, तो जल्दी ही आपके सिलेबस जैसे जैसे हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे क्वेश्चन, वैसे वैसे आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे दोस्तों। और जो लेवल का है दोस्तों ऊपर नीचे है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों यहाँ पे हम लोग रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोशिश यही किया जाता है दोस्तों कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। जैसे कि आपके उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएँ तो वो उसमें आपकी कोई गलती या त्रुटि ना हो दोबारा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो दिया है कि निर्देशन अनुसंधान में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अध्ययन किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, निर्देशन अनुसंधान का मतलब होता है दोस्तों जो आपका रैंडम रिसर्च होता है, या आपका कह सकते हैं कि हम लोग सरल जो आपका रिसर्च होता है उसी को हम लोग यहाँ पे किसी ठोस निष्कर्ष पर जब पहुंचने के लिए हम अध्ययन करते हैं तो हमें क्या चीज़ पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि समग्र जनसंख्या में से केवल बहुत थोड़ी सी इकाई का हम लोग अध्ययन करें तो हम ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, या समग्र जनसंख्या की सभी इकाइयों पर हम लोग अध्ययन करें तब हम लोग ठोस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, या जनसंख्या के प्रतिनिधि इकाइयों का हम लोग अध्ययन करें तो हम लोग ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं आंसर, इन तीनों में ही आपको सही आंसर बताने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लिया करिए, अपना आंसर चुना करिए, उसके बाद आप हमारा यहाँ पे आंसर देखा करिए, उसमें क्या तर्क है उसको ध्यान से समझने की कोशिश किया करिए दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताया करिए कि आपका आज कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितने क्वेश्चन गलत हुए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपका यहाँ पे हम बताएं तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जनसंख्या के प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके हम लोग ठोस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे निर्देशन अनुसंधान की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन डाउट हुआ होगा कि यदि हम लोग समग्र के जनसंख्या में से केवल बहुत थोड़ी इकाई का अध्ययन करते हैं तो हम लोग ठोस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। ये तो आपका आंसर आपको पता ही चल गया था। फिर दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि जनसंख्या के सभी इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो हम लोग ठोस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जब निर्देशन अनुसंधान की बात आ जाती है तो हमने आपको बताया था कि आपका जो सैंपलिंग है वो दो तरीक़ों से है, एक आपकी प्रोबेबिलिटी है, एक आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक आपका नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो आपका रिस्ट्रिक्टेड मेथड होता है रिसर्च का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जनसंख्या के प्रतिनिधि इकाइयों का। अब इसका क्या अर्थ है इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। जनसंख्या का क्या मतलब होता है कि जनसंख्या का मतलब होता है पॉपुलेशन या पैरामीटर या आपका यूनिवर्स। इसको हम लोग बहुत से नामों से समझते हैं। यूनिवर्स का मतलब दोस्तों होता है समग्र, या कह सकते हैं कि हम लोग इस जिस चीज़ के अध्ययन के लिए हम लोग क्या किए, यानी कि हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि हम एक शहर के साक्षरता के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ जो शहर है वो क्या है, आपका पूरा यूनिवर्स है या जनसंख्या है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रतिनिधि इकाइयों का मतलब दोस्तों इसमें से हम लोग एक सैंपल इकाइयों को चुनेंगे, और उस सैंपल का जो होता है दोस्तों, वो सैंपल क्या होता है, वो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमको पता है कि सैंपल क्या करता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, आपके यहाँ पे यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हम लोग जब सैंपल का क्या करते हैं दोस्तों, सैंपल की इकाइयों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम ठोस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं आपके निर्देशन अनुसंधान में दोस्तों। तो इसीलिए तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, जनसंख्या के प्रतिनिधि इकाइयों का इसका राइट आंसर है। यदि इसके तर्क के बारे में देख लें दोस्तों, यहाँ पे देखिए तर्क दिया है कि निर्देशन अनुसंधान में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए समग्र जनसंख्या के प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिससे समग्र के बारे में सही एवं सत्य अनुमान लगाया जा सके।
समग्र में प्रतिदर्श का चयन करते समय आपका प्रतिनिधि इकाइयों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब दोस्तों, जब हम लोग किसी शहर में से किसी एरिया को चुन रहे हैं तो वो पूरे एरिया को क्या करेगा दोस्तों, रिप्रेजेंट करेगा। और हम लोग जब इस एरिया भर का अध्ययन कर लेंगे तो हमें पूरे इस समग्र के बारे में या जनसंख्या के बारे में हमें यहाँ पे रिजल्ट, एक अनुमान हमारा सही या निकटता के पास तक हमें सही अर्थ या सही निष्कर्ष मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उसी के आधार पर समग्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसीलिए प्रतिदर्श का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह समग्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करे। तो ये तो दूसरा खंड है कि प्रतिदर्श का हम लोग जब चयन करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से चुनना होता है कि वो वास्तव में पूरे जनसंख्या का या आपके पूरे समग्र का क्या करे, रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से वो रह सके, जिससे हमारा जो रिजल्ट हो, निष्कर्ष हो, वो आपके निकट के करीब हो, यानी सत्य के निकट के करीब हो दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी था पहले क्वेश्चन का। आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, महांग जड़ता का नियम का निष्कर्ष है। दोस्तों जो महांग जड़ता का नियम है, इसे हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग बोले लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसका क्या निष्कर्ष होता है, ये आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया है, छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहती हैं, या बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहती हैं, या उपयुक्त में सभी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होगा, अगर ये आपका नियम आपका तैयार है दोस्तों, अगर इसको पढ़े होंगे एक बार भी तो आपको ये जो आपकी इसकी निष्कर्ष है उसके बारे में आपको पता होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे है बी, इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर होता है दोस्तों, वो नियम यही कहता है दोस्तों कि यदि हम लोग किसी समग्र या किसी यूनिवर्स में से किसी सैंपल को चुनते हैं तो जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी ज़्यादा इसमें क्या होगी दोस्तों, आपकी स्थिरता ज़्यादा होगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि आप एक गांव में जाइए और एक गांव में किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि यहाँ पे लोग स्वस्थ हैं कि नहीं है, तो अगर वो व्यक्ति बीमार होगा तो आप क्या समझ लेंगे कि पूरे गांव क्या है, बीमार ही है। या इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर ये व्यक्ति, हम इस गांव का साक्षरता के बारे में जानना चाहते हैं और हमने गया केवल एक व्यक्ति के बारे में क्या किया, हमने एक व्यक्ति को चुन के उससे पूछा कि भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो वो कहेगा भाई हम पढ़े लिखे नहीं है। तो आपको क्या लगेगा, यानी आप रिजल्ट क्या निकाल के रखेंगे कि पूरा गाँव क्या है, अनपढ़ है। बट यही चीज़ आपका क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे इस एक व्यक्ति के अलावा गांव के कम से कम 100 व्यक्तियों से यही चीज़ डाटा इकट्ठा करेंगे, यानी सैंपल की साइज हमने क्या किया, 1 से 100 पे बढ़ा दिया, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट हो सकता है इस यूनिवर्स के सत्य के निकट आपको मिलेगा। तो यही चीज़ ये आपका क्या करता है दोस्तों, ये नियम कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया का या महांग जड़ता का नियम यही कहता है कि जब बड़ी संख्याएँ क्या होती हैं, यानी कि बड़ी संख्याएँ छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं और वो सत्यता के निकट या सत्यता के करीब ज़्यादा होती हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका बी है। इसके बारे में जो तर्क दिया गया है वही है दोस्तों जो इस नियम को, ये नियम कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर रहती हैं, अर्थात बड़ी संख्याओं में परिवर्तन तीव्र गति से नहीं होता है, जबकि छोटी संख्याओं में तीव्र गति से परिवर्तन हो जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर दूसरा एक पक्ष देख लीजिए, समझ लीजिए, तो जैसे दोस्तों आपका यहाँ पे समुद्र होता है और एक आपकी नदी होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे नदी में नमक डालेंगे तो आपका यहाँ पे समुद्र का क्या होगा, यहाँ पे उसका स्वाद में जो भी है, या चीनी डालेंगे तो उसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट वही आप एक गिलास में क्या करेंगे, चीनी डालेंगे तो इसका स्वाद क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। वही चीज़ दोस्तों डाटा के साथ भी होता है कि अगर हम लोग किसी डाटा को, छोटे से डाटा को लेंगे तो वो बहुत जल्दी किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित हो सकता है। बट अगर हम लोग बहुत से डाटा को, या कह सकते हैं बड़े संख्या के डाटा को लेंगे तो वो शायद जल्दी प्रभावित ना हो। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक यही है दोस्तों कि जैसे अगर हम लोग एक विद्यालय में कोई रिसर्च के लिए गए दोस्तों और वहाँ पे हमने 10 लोगों को चुना और फिर हम लोग उसी विद्यालय में पुनः जाके 100 लोगों को चुनते हैं, तो हो सकता है ये 10 लोग किसी न किसी वजह से तुरंत प्रभावित हो जाए और हमको रिजल्ट में
या कह सकते हैं हमको जो चीज़ बताएं वो चीज़ में बदल के फिर दोबारा कुछ और चीज़ बताएं। पर इस 100 लोगों को अगर हम लोग चुने होते तो इसमें से 10 लोग हो सकते हैं या 50 लोग हो सकते हैं जो क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो जाएं, पर 50 लोग क्या होंगे, पूर्ण की तरह क्या होंगे, स्थिर होंगे दोस्तों। तो यही आपका ये महान जड़ता का नियम दोस्तों कहता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों इसका जो दोनों तर्क है इसको आपको समझ में आ गया होगा। इसी कारण इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है दोस्तों, बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो दिया है कि सांख्यिकी की एक श्रेणी में वर्ग अंतराल 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है और 30 से 40 है, निर्धारित किया गया है। या किस प्रकार की श्रेणी, मतलब दोस्तों यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे सीरीज दे दिया है कि 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से आपका 30, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सीरीज, फिर 30 से 40 है। तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ये किस प्रकार की श्रेणी है, इंडिविजुअल सीरीज है या आपका डिस्क्रीट सीरीज है या आपका कंटिन्यूअस सीरीज है या सतत आपकी समावेशी श्रेणी का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस इंक्लूसिव है या कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव है। तो कल हमने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बारे में दोस्तों आपको समझाया था दोस्तों। तो आपको याद होगा दोस्तों, आपका ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कल हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया था दोस्तों कि आपका जो सतत श्रेणी होती है दोस्तों 2 खंडों में विभाजित होती है, एक आपका इंक्लूसिव होता है, एक आपका एक्सक्लूसिव होता है। जब दोस्तों आपके या क्या कहते हैं वर्ग अंतराल के जो आपके लोअर वैल्यू होती है या L1 जो होता है और आपका जो L2 होता है मतलब हायर वैल्यू होती है, उसके दूसरे वर्ग अंतराल के लोअर वैल्यू से क्या होती है, डिफरेंस नहीं होता है। तो ऐसे डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका एक्सक्लूसिव श्रेणी या एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। और दूसरा चीज़ हमने आपको क्या समझाया था दोस्तों कि आपका एक्सक्लूसिव श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल के हायर वाले वैल्यू को इस वर्ग अंतराल में शामिल ना करके हम लोग उसको दूसरे वर्ग अंतराल में शामिल करते हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के जो जितने भी नंबर आएंगे या आपके यहाँ पे जो भी यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग इस सीरीज में रखेंगे, यानी इस श्रेणी में रखेंगे वर्ग अंतराल में। बट हम लोग अगर यहाँ पे 10 आ जाएगा तो हम इसमें ना रखकर हम लोग क्या करेंगे, 10 से 20 वाले में 10 को शामिल करते हैं। तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या है, सतत अपवर्जी श्रेणी, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर डी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया भी है कि जब श्रेणी के वर्ग अंतराल का बड़ा मूल अगले वर्ग अंतराल के छोटे मूल के बराबर हो, मतलब दोस्तों यहाँ पे L1 और L2 की बात किया जा रहा है, यानी कि 0 यहाँ पे L1 है यानी कि छोटा या आपका या कह सकते हैं छोटे मूल्य है क्या है, और यहाँ पे आपका ये क्या है, बड़ा मूल्य है L2। तो यहाँ पे L2 10 था। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल बड़ा मूल्य मतलब 10 अगले वर्ग अंतराल के छोटे मूल्य के बराबर होता है। मतलब दोस्तों जो दूसरा वर्ग अंतराल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 10 से 20 बनाएंगे। तो यहाँ छोटा वर्ग अंतराल क्या है, 10 है, और यहाँ पे बड़ा वर्ग अंतराल 10 है। तो जब इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता या बराबर होते हैं तो ऐसी श्रेणी को हम लोग सतत अपवर्जी श्रेणी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। तो आपका इंक्लूसिव में क्या होता है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए फिर से पुनः, यहाँ पे 0 से 9, फिर आपका 10 से अगर यहाँ पे 19 हो रहा है तो ये कैसा सीरीज होगा दोस्तों, यहाँ पे इंक्लूसिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए L2 और L1 आपका क्या है, डिफर है, यानी कि इसमें 1 का अंतर हमेशा आता है दोस्तों, डिफरेंस आता है। पर आपके एक्सक्लूसिव में हमेशा क्या आता है दोस्तों, 0 का अंतर आता है, या कह सकते हैं बराबर होते हैं। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है कि रेखा चित्र द्वारा किसी श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक होता है। मतलब किस श्रेणी को प्रस्तुत करना रेखा चित्र के द्वारा सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे दिया इंडिविजुअल श्रेणी, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको पता होगा कि आपका जो रेखा चित्र है दोस्तों वो किसके लिए सबसे अच्छा होता है दोस्तों, यहाँ पे आपका खंडित श्रेणी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। ये क्यों दोस्तों सबसे अच्छा खंडित श्रेणी के लिए माना जाता है, रेखा चित्र दोस्तों होता क्या है कि हमने कल आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपकी इनकम दी गई है और यहाँ पे आपका नीचे क्या दिया है दोस्तों, पर्सन दिए गए हैं और यहाँ पे आपकी इनकम दी गई है। तो अब देखिए जैसे ये पर्सन मतलब गांव के कुछ लोग हैं, और हमने आपको कल एग्जांपल में ये बताया था कि यदि हम लोग गांव में किसी गांव में गए और वहाँ के इनकम के बारे में पता किए
तो एक पहले व्यक्ति की इनकम यहाँ पे क्या थी, मान लीजिए 10,000 थी, दूसरे की इनकम 8,000 थी, तीसरे की 12,000 थी, चौथे की आपकी यहाँ पे 14,000 थी, फिर आपके 7,000 थी। ऐसे करके जब हम लोग क्या किए यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे देखिए क्या किए, एक आपके पर्सन की इनकम को हम लोग यहाँ पे रेखा चित्र के माध्यम से यहाँ पे एक लाइन के माध्यम से समझा दिए। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे ये रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया हम लोग यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन अगर देख लीजिए तो दिया भी है कि लाइन डायग्राम एक विमितीय चित्र है। मतलब कि एक विमिति का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम लोग एक विमाओं को ध्यान में रखते हैं केवल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक विमी, या आपका यहाँ पे वन डायमेंशन हम लोग यहाँ पे फिगर्स बोलते हैं। तो दोस्तों जब तथ्य से संबंधित पदमूल्यों की संख्या अधिक हो और उनके बीच अंतर अधिक ना हो तो रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पदमूल्य के अनुसार खड़ी या उद्ग्र रेखा खींची जा सकती है। मतलब दोस्तों हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा खड़ी रेखा ही रिप्रेजेंट होती है। तो दोस्तों तथा रेखाओं के मध्य आपका जो समान अंतर रखना होता है। मतलब दोस्तों ये आपका क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ये अंतर जो बनाया जाएगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, 10, 20, 30, 40 यानी समान अंतर के साथ हम लोग इसको रेखाचित्र या आपका यहाँ पे स्केलिंग करते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे दिया है कि सारणी के पद मूल्यों की संख्या अधिक होने के कारण रेखाओं की चौड़ाई और मोटाई दिखाना संभव नहीं होता। दोस्तों मतलब यहाँ पे हम लोग डाटा बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण हम लोग इसको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मोटाई या चौड़ाई के बारे में हम लोग यहाँ पे कंसीडर ऐसे नहीं कर पाते हैं। सीधे हम लोग क्या करते हैं, लाइन के द्वारा इसको हम लोग डायग्राम बना देते हैं दोस्तों। तो यहाँ केवल लंबाई के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अतः रेखा चित्र विशेष आकर्षण नहीं होते। मतलब दोस्तों ये आपके एक कह सकते हैं कि गुड प्रेजेंटेशन नहीं होते हैं। मतलब ये बोरियत जैसे यहाँ पे आपको दिखते हैं, यानी एक नज़र में आपको इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो दोस्तों रेखा चित्र के माध्यम से खंडित श्रेणी को प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर भी इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, खंडित श्रेणी इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो उसको समझ लीजिए दोस्तों कि आपका रेखा चित्र जो आपका प्रस्तुत करने का अधिक उपयोग होता है वो खंडित श्रेणी के लिए ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो उसको राइट आंसर दोस्तों इसका बी है, फोर्थ का राइट आंसर बी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन दोस्तों कि संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है। मतलब दोस्तों जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को कैसे रखते हैं। तो आपको पता होगा क्यूमुलेटिव रूप में या संचयी रूप में, व्यवस्थित रूप में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों का क्या है, आप लोग टिक कर लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों संचयी रूप में, मतलब क्यूमुलेटिव रूप में ही हम लोग आपके संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखते हैं दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल भी एक इसके तरीके से क्वेश्चन बताया था कि जैसे आपका यहाँ पे 0 से 10 में आपके क्या है, आपके यहाँ पे 5 लोग हैं, फिर 10 से 20 के लोग में आपके 3 लोग हैं, और मान लीजिए 20 से 30 के बीच में आपके पास 4 लोग हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपके क्या है, क्लास है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वितरण निकालेंगे यानी कि आपका CF निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव या संचयी रूप में हम लोग इसको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपको 5 को 5 हम लोग ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 और 3 को जोड़ लेते हैं यानी कि संचित कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इन दोनों को मिला के 8 करते हैं, फिर हम लोग 8 और 4 को जोड़ लेते हैं, और फिर यहाँ को टोटल मिला के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 लिखते हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ को यह यहाँ पे कह रहा है कि संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को हम लोग रखते हैं किस रूप में। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर है संचयी रूप में, इसका राइट आंसर है संचयी रूप। दोस्तों आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका एक्सप्लेनेशन यही दिया है दोस्तों कि जब खंडित श्रेणी की आवृत्तियों को संचित कर दिया जाए तो संचयी आवृत्ति श्रेणी कहते हैं दोस्तों। संचयी आवृत्ति विवरण में आवृत्तियों को संचयी रूप में रखा जाता है और आवृत्तियों को घटते हुए क्रम में से या बढ़ते हुए क्रम में से संचित किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आपको, ये तो तर्क आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट तर्क है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि दोस्तों जो संचय या क्यूमुलेटिव किया जाता है वो आवृत्तियों का होता है यानी फ्रीक्वेंसियों का होता है, बट दोस्तों मानों का नहीं होता है। मतलब कि जो आपके मान होते हैं उनका हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव नहीं निकालते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए होंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहा है। और वहीं दोस्तों जो अनुविन्यास या एरे है वो मानों का होता है। मतलब जो मानों का क्या होता है दोस्तों, एरे होता है या अनुविन्यास होता है, और फ्रीक्वेंसी को क्या होता है यहाँ पे क्यूमुलेटिव या क्यूमुलेट किया जाता है दोस्तों। आवृत्तियों का दोस्तों यहाँ पे आपका
एरे नहीं होता है, बल्कि एरे किसका होता है, आपका मानों का होता है, और आवृत्तियों का क्या होता है यहाँ पे, आपका क्यूमुलेट या संचय होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों 5 का यहाँ पे राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी वर्ग की ऊपरी व निचली सीमा के अंतर को कहते हैं। दोस्तों ये आपका वही श्रेणी से या सीरीज से क्वेश्चन है। मतलब दोस्तों किसी वर्ग का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका जो यहाँ पे हमारा जैसे 0 से 10 था, यानी यहाँ पे L1 और ये L2 था, सॉरी L2 था। तो ये जो आपका वर्ग की ऊपरी सीमा, मतलब ये आपका ये ऊपरी सीमा है और ये जो निचली सीमा है, इन दोनों को अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, यही चीज़ आपका क्वेश्चन कह रहा है। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आपका पहला क्या कह रहा है, वर्ग आवृत्ति है। फिर दूसरा कह रहा है कि वर्गांतर विस्तार है, या वर्ग सीमाएँ है, या मध्य बिंदु है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों है आपका बी, वर्गांतर विस्तार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर वर्गांतर विस्तार क्यों है, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों। दोस्तों है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वर्ग की ऊपरी व निचली सीमा, मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका 0 से 10, यानी 10 यहाँ पे क्या है, ऊपरी सीमा है, और ये आपका क्या है, 0 क्या है यहाँ पे, निचली सीमा है। इन दोनों के बीच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनका विस्तार बोलते हैं। मतलब कि ये जो आपका 0 है वो 0 से 10 ही तक में क्या होंगे, यहाँ पे विस्तारित है, यानी इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो उसी के अंदर क्या होंगे, समाहित हो जाएंगे दोस्तों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्गांतर विस्तार बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, बी है। देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है कि किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमा को वर्ग विस्तार कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसके लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, L2 - L1, जैसे हमने बताया था। और मिड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसी L2 + L1 को जोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू से घटाते हैं, पर मिड वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे क्या है, वर्गांतर विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आवृत्ति बंटन में किसी रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करते समय गणना क्रिया की शुद्धता की जांच करने के लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चार्लियर जांच क्या होता है, ये दोस्तों हम लोग जब आपका दो आपके क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आवृत्ति बंटन दिए गए होते हैं, यदि हम लोग उनको जांचना होता है दोस्तों कि दोनों आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वास्तव में सही है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे दोनों रीतियों के द्वारा जो भी है यहाँ पे दिया भी गया है कि प्रत्यक्ष रीति से हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, लघु रीति से, या प्रद विचलित रीति से, या दोनों रीतियों से करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपका है यहाँ पे बी एंड सी, इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों जो चार्लियर जांच होता है वो क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ये इसका राइट आंसर तो डी है। इसको अगर समझ लीजिए कि दोस्तों जब किसी समांग श्रेणी का या आवृत्ति बंटन के समांतर माध्य की गणना लघु रीति यानी कि आपका शॉर्टकट मेथड से और आपका यहाँ पे पद विचलन रीति से की जाती है, तो गणना की शुद्धता जांच करने के लिए दोस्तों हम लोग चार्लियर द्वारा प्रदान किए गए सूत्र को प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो परीक्षण सूत्र है दोस्तों वो आपका लघु विधि या शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, समेसन f ब्रैकेट में dx + 1 को हम लोग इक्वल करते हैं या देखते हैं आपके समेसन f dx या प्लस ef बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और वही चीज़ हम लोग पद विचलन रीति में क्या करते हैं, आपका यहाँ पे समेसन f dx बार + 1, और फिर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, f dx x से और प्लस ef से। तो दोनों अगर हमारा यहाँ पे पद विचलन रीति से ये चीज़ इसके बराबर आता है और लघु रीति से ये चीज़ इसके बराबर आता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो आपकी गणना है वो क्या है, शुद्ध है या वो चीज़ सही है। ये दोस्तों जो ये फॉर्मूला था ये यही चार्लियर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था, सूत्र है दोस्तों। और इसी के आधार पर हम लोग ये आपके लघु रीति का फॉर्मूला था, इसके द्वारा हम इसको चेक करते हैं, और पद विचलन रीति में हम लोग इसके द्वारा चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि दोनों का मान बराबर आते हैं तो हमारी गणना क्रिया शुद्ध है, यदि अंतर आता है तो हमारी गणना क्रिया में कोई ना कोई गलती हुई होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे लघु रीति और पद विचलन रीति दोनों होती है। तो चार्लियर जहाँ तो होता है दोस्तों वो लघु रीति और पद विचलन रीति के लिए ही प्रयोग की गई होती है। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दिया है, ये एक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्या सारांश उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होता है मासिक रूप में,
त्रैमासिक रूप में, वार्षिक रूप में या साप्ताहिक रूप में। तो आशा है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस पहली बार आपको शायद सुनने में आया होगा। तो दोस्तों ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन था जो आ सकता है दोस्तों, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका वार्षिक रूप में यहाँ पे प्रकाशित होता है दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर दोस्तों संख्या सारांश उत्तर प्रदेश में वार्षिक रूप से प्रकाशित होता है दोस्तों। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिया है कि व्हेन लार्ज वेट हैव टू बी गिवन टू स्मॉल आइटम एंड स्मॉल वेट टू लार्ज आइटम द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन फॉर इट्स मेजरमेंट। मतलब दोस्तों जब हम लोग छोटे मदों को अधिक भार दे दें और हम लोग बड़े मदों को छोटा भार दे दें तो हम लोग मापन की कौन सी क्रिया उपयुक्त माध्य निकालने के लिए होगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है आपका अर्थमेटिक मीन में ये चीज़ सही होगा, या मीडियन में होगा, या मोड में होगा, या आपका जियोमेट्रिक मीन में होगा, या आपका लास्ट दिया है हार्मोनिक मीन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है इसको आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे है जियोमेट्रिक मीन, इसका राइट आंसर या गुणोत्तर माध्य। दोस्तों गुणोत्तर माध्य में हम लोग करते क्या हैं, आपको पता होगा कि हम लोग जितने भी आपके क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे वैल्यू होती है उनको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सभी का हम लोग वर्गमूल मल्टीप्लाई करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जिससे हमें क्या पता चल जाता है दोस्तों, हमारा गुणोत्तर माध्य हमारा यहाँ पे जीएम निकल आता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो जीएम होता है उसमें करते क्या है कि जब छोटे मद को ज़्यादा अधिक भार दे दिया जाए और आपके बड़े मदों को छोटा भार दे दिया जाए तो ऐसी अवस्था में सबसे उपयुक्त विधि किसको माना जाता है, गुणोत्तर माध्य को माना जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये वर्गमूल है ये आपके सभी वैल्यू को क्या कर देता है दोस्तों, यहाँ पे एक जो आपका जो भार दिया गया है वो यहाँ पे क्या कर देता है दोस्तों, समाहित कर लेता है। तो ज्यामितीय माध्य श्रृंखला की कुल लंबाई के व्युत्क्रम में संख्याओं के उत्पाद से इसकी गणना की जाती है। ज्यामितीय या गुणोत्तर माध्य में सबसे उपयोगी तब होता है जब श्रृंखला में संख्याएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती या उनमें से बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका जियोमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये दिया है आपका कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इन अ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये आपका जब हम लोग डिस्पर्सन पढ़े थे उसमें आपको समझाए थे कि एक आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक आपका क्या होता है असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। आपका जो असिमेट्रिकली होता है वो दो तरीकों से होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक आपका निगेटिव होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है इसका राइट आंसर अगर आप लोग बताइए तो एक सममिति मतलब कि यहाँ पे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो हमने इस पर कल भी एक ऐसा क्वेश्चन लाया था दोस्तों, उसमें भी हमने समझाया था दोस्तों। तो जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन, मीडियन, मोड सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। जब ये आपका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब की कंडीशन में होता है। तो इसका राइट आंसर इसी कारण इसका क्या है दोस्तों, ए है। हमने यहाँ पे साथ में ये भी आपको बताया कि एक होता है सिमेट्रिकली, एक होता है असिमेट्रिकली। असिमेट्रिकली दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो इसको भी समझ लीजिए दोस्तों कि जब आपका पॉजिटिव असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन आपका सबसे अधिक होता है, मीडियन उससे कम होता है और मोड सबसे कम होता है। उसी तरह आपका निगेटिव में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, मीन सबसे छोटा हो जाता है, मीडियन बीच का रहता है और मोड सबसे अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे ये आपका यहाँ पे बी वाला देखिए यहाँ पे जो है वो आपका पॉजिटिव है, पर यहाँ पे आपके सी वाले में ये चीज़ को देखिए बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो आपका निगेटिव यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे केवल हम लोग इस क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें दोस्तों तो यहाँ पे सममिति वितरण का क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। तो इतना याद रखिए कि मीन, मीडियन, मोड आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में बराबर होते हैं। असिमेट्रिकली में दो कंडीशन होती है, पॉजिटिव एक होती है, एक निगेटिव होती है। पॉजिटिव में आपका सबसे बड़ा मीन होता है, फिर आपका मीडियन होता है, फिर आपका मोड होता है। और निगेटिव में जैसे इसके अपोजिट हो जाता है, मोड सबसे बड़ा हो जाता है, फिर मीडियन आपका बीच में ही रहता है और मीन सबसे छोटा होता है। ये निगेटिव के कंडीशन में होती है। तो आशा है दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका राइट आंसर ए है क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पे दिया भी है कि असमिति वितरण में माध्यम मध्यिका और बहुलक के बीच बराबरी का संबंध होता है। मतलब मीन,
मीडियन एंड मोड में बराबर का संबंध होता है। एक समिति श्रृंखला में माध्य माध्यिका बोल आपस में बराबर होते हैं, जैसे हमने आपको समझाया दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए इसी समय दोस्तों, जो आपका सिमेट्रिकली था तो वो तो हमने आपको समझा दिया। यहाँ पे आपका मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं। असिमेट्रिकली में हमने आपको बताया कि एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका निगेटिव होता है। पॉजिटिव का जो होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, जो फिगर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायां पक्ष क्या होता है, ज़्यादा यानी लंबा होता है या उसकी पूंछ ज़्यादा निकली होती है। और निगेटिव में आपका क्या होता है, दायां क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है, मतलब दाएं तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है निगेटिव में, और आपके पॉजिटिव में बाएं तरफ ज़्यादा झुका होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के पॉजिटिव का आपका ऐसा फिगर होता है, सॉरी ऐसा आपका रहता है, और आपका निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था हमने आपको समझा दिया और सभी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे दिया है द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर इज द, मतलब नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य है। दोस्तों जब हम लोग किसी वैल्यू को एरे के रूप में रख देते हैं नंबर्स में या आरोही या अवरोही क्रम में, तो उसका मध्य मूल्य हमको किसके द्वारा ज्ञात हो जाता है, बहुलक के द्वारा, माध्य के द्वारा, मीडियन या आपका क्वार्टाइल या चतुर्थांक। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लोग मीडियन में क्या करते थे दोस्तों, इसका राइट आंसर तो मीडियन है दोस्तों। उसमें हम लोग करते क्या थे दोस्तों कि हम लोग पहले क्या करते थे, उसको अवरोही या आरोही क्रम में हम लोग उसको यहाँ पे पहले यहाँ पे सीरीज या एरे बनाते थे, ऑर्डर में करते थे, और फिर हम लोग क्या करते थे दोस्तों n+1/2 कर देते थे। अगर आपका डिस्क्रीट वगैरह सीरीज होती थी और कंटिन्यूस होती तो n+2 करके हम लोग यहाँ पे इसका मिड वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख लेते थे दोस्तों। मतलब दोस्तों जब हम लोग मीडियन निकालते थे तो मीडियन क्या करता है, जो भी आपकी सीरीज है या आपकी जो भी यहाँ पे एरे है बनाया गया होता है उसको दो भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। जो आपका मीडियन होता है वो मीडियन वैल्यू होती है, मध्य मूल्य होता है, जो ऊपर की वैल्यू उससे अधिक होती है और उसके नीचे की वैल्यू उससे कम होती है। तो दोस्तों ये अगर अवरोही होगा तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और डिसेंडिंग असेंडिंग का जो होता है, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे कहने का तर्क ये है दोस्तों कि आपका जो मीडियन होता है वो श्रेणी को क्या कर देता है, दो बराबर वैल्यू में क्या कर देता है, खंडित कर देता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ है, मीडियन है। तो ये दोस्तों आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिया भी है दोस्तों कि नियत क्रमबद्ध संख्याओं का मध्य मूल्य माध्यिका होती है। माध्यिका समान श्रेणी का वह पद मूल्य है जो समूह को दो समान भागों में विभक्त कर देता है। एक भाग समस्त माध्यिका से मतलब मीडियन से अधिक होता है और दूसरा क्या होता है आपका कम होता है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि माध्यिका स्थिति का माध्य मतलब पोजिशनल मीन है। मतलब यहाँ पे दोस्तों हमने आपको जब आपका सेंट्रल टेंडेंसी को जब हमने पहला लेक्चर लिया था तो उसमें हम आपको समझाया था कि हम जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो तीन तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक आपका होता है पोजिशनल मीन या पोजिशनल स्थिति का, फिर एक आपका होता है अर्थमेटिक, और एक आपका होता है बिजनेस। तो यहाँ पे हमने आपको पोजिशनल में बताया था कि दो होते हैं मोड और आपका मीडियन होते हैं। अर्थमेटिक में हमने आपको बताया था आपका अर्थमेटिक मीन, या फिर आपका जिसे हम लोग समांतर माध्य भी बोलते हैं, फिर आपका जियोमेट्रिक है, फिर हार्मोनिक है। इसको हम लोग किसके अंदर का शामिल करते हैं, आपका यहाँ पे अर्थमेटिक में। और फिर हमने आपको यहाँ पे बताया था बिजनेस में हमने बताया था कि आपका जो यहाँ पे मूविंग एवरेज है और कंपोजिट एवरेज है, इसको हम लोग इसमें आपका यहाँ पे बिजनेस एवरेज में लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी है या पढ़ी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये सारी चीज़ें एक बार रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ समझाया है। एक साथ इसके साथ ही एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे दिया भी गया है क्वार्टाइल के बारे में। तो दोस्तों जो आपका मीडियन होता है वो तो दो भागों में बांट देता है, पर जो आपका क्वार्टाइल होता है वो क्या करता है, चार बराबर भागों में बांट देता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसको अगर आप लोग समझ लीजिए, माइंड में अगर बना लीजिए, तो जैसे ये आपका कोई सीरीज है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो तो क्या होगा, मीडियन होगा। पर दोस्तों यहाँ पे जो इसको चार भागों में जो बांट दिया, उसमें से जो आपका ये मीडियन को ऊपर वाला जो पहला भाग होगा उसको हम लोग Q1 बोलते हैं, और मीडियन के नीचे वाला जो भाग होता है इसको Q3 बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो क्वार्टाइल होता है वो सीरीज को क्या करता है, चार बराबर भागों में बांट देता है। देखिए जैसे कि ये आपका क्या हुआ, चार बराबर भागों में बांट दिया। तो ये चीज़ अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है कि चार भागों में या 1/4 भागों में कौन चीज़ बांट देता है, तो ये आपका क्वार्टाइल होगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन दूसरा है, आपको यहाँ पर केवल समझा दे रहे हैं। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। तो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। वास्तव में अगर आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है दोस्तों, आपके ये बिंदु रेखीय प्रदर्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कह भी रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा यहाँ पे हमारा राइट आंसर अगर आप लोग बताइए तो पहला तो अर्थमेटिक मीन दिया है, दूसरा चतुर्थांक दिया है, तीसरा माध्यिका दिया है और आपका लास्ट है डी बहुलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है समांतर माध्य है, जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा घटित या कैसे प्रदर्शित नहीं हो सकता। अभी हमने आपको जस्ट समझाया कि ये हमने आपको अभी जो समझाया कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के 3 मुख्य रूप होते हैं। आपका एक होता है पोजिशनल होता है, एक आपका अर्थमेटिकल या हम लोग मैथमेटिकल वे में निकालते हैं, और एक आपका यहाँ पे बिजनेस जो एवरेज होता है। तो यहाँ पे देखिए पोजिशनल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बिंदु रेखीय का हम लोग उसी चीज़ का प्रदर्शन कर पाते हैं जो आपका क्या होता है, पोजिशनल माध्य से होता है, यानी कि पोजिशनल माध्य के अंतर्गत शामिल होता है। पर दोस्तों जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, मैथमेटिकल मीन के द्वारा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जियोमेट्रिकल होता है वो भी आपका क्या होता है, जियोमेट्रिक जो आपका मीन होता है वो भी आपका हमारा मैथमेटिकल का ही एक स्वरूप होता है। हार्मोनिक होता है। तो ये सब जो आपका यहाँ पे कैरेक्टराइज किया गया है, तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे पूछ लेता है तो वो आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा नहीं होता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों ये 3 तो आपका क्या होते हैं, बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, पर आपका अर्थमेटिक मीन जो होती है वो आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा ज्ञात या हम लोग प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका ए है। क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपका जो अर्थमेटिक या मैथमेटिकल मीन जो भी होते हैं उनका किसी भी रूप से यहाँ पे आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन नहीं हो पाता दोस्तों, चाहे वो आपका अर्थमेटिक मीन हो, जियोमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो। तो आशा है दोस्तों ये क्वेश्चन का तर्क आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया भी गया है कि समांतर माध्य एक ऐसा औसत माध्य है जिसमें बिंदु रेखीय प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सांख्यिकी समांकों को रेखाओं द्वारा ग्राफ पर अंकित करके भी हम लोग यहाँ पे आपका बिंदु रेखीय प्रदर्शन रेखा चित्रण कहलाती है दोस्तों। रेखा चित्र या बिंदु रेखीय प्रदर्शन की सहायता से अंतर्ग्रहण, बाह्यग्रहण, पूर्वानुमान शीघ्रता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, और वक्रों की सहायता से माध्यिका, चतुर्थांक व बहुलक आदि का भी अनुमान लगाया जा सकता है। बट यहाँ पे आपका समांतर माध्य का प्रयोग हम लोग या समांतर माध्य को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 12 क्वेश्चन पुनः आपके इंपॉर्टेंट्स सॉल्व कर लिए दोस्तों। आशा है सभी के आपको यहाँ पे तर्क समझ में आ गए होंगे दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों वो अब आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपना आज का क्वेश्चन कितना आपने सही किया 12 में से, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको डाउट्स लगता है या उसमें कुछ भी आपको समझने में ऐसा लगता है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों, और हम उसको आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होमनिस्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होमनिस्टी को सपोर्ट कर सकते हैं।